वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल पार्ट 4 में एक वर्किंग कैपिटल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल का मीनिंग, उसके टाइप्स और साथ ही साथ हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में स्टडी की। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप आज से जो हम वर्किंग कैपिटल का पार्ट 4 में जो देखेंगे, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांस पूरे रहते हैं। यानी कि हम जितने भी प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी की वो सारे थ्योरेटिकल बेस पे क्वेश्चन थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड है और क्या क्या हमारे इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक का, जो है मेथड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कार्यशील पूंजी को अनुमान लगाने या कार्यशील पूंजी का पता लगाने की विधियां। यानी कि बिजनेस में हमें वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए उसका एस्टिमेट हम कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल में क्या क्या मेथड्स होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की, तो फर्स्ट मेथड है आपका ऑपरेटिंग सर्कल मेथड, यानी परिचालन चक्र विधि। परिचालन चक्र विधि में आपको बिल्कुल क्लियर होगा उसके नाम से ही कि एक ऑपरेटिंग सर्कल का एस्टिमेट लगाया जाएगा कि कैसे हम एक कैश से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कैसे हम रॉ मटेरियल से हम कहाँ लेके जाते हैं उसको वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस से हम फिनिश गुड, और फिनिश गुड्स के बाद में हम उसे सेल करते हैं, और सेल करने के बाद हमारा कैश वापस कितना आता है। तो एक सर्कल की तरह ये मूवमेंट कर रहा है, यानी कि हमारे पूरा ये चक्र चल रहा है, एक सर्कल चल रहा है, उसके बारे में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बात करते हैं सेकंड ट्रेडिशनल मेथड यानी परंपरागत विधि। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड में आपको यहाँ दो चीज पता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में। अगर आपको ये पता है कि कहाँ करंट असेट्स आएगी और कहाँ करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस मेथड में। यानी आपको पता होना चाहिए कि किसको करंट असेट्स कहा जाएगा, किसको करंट लायबिलिटीज, कौन से किस में आएगा ये आइटम, तो उससे आपका क्वेश्चन पूरा आराम से सॉल्व हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं थर्ड मेथड की, जिसमें हम एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का मतलब हो गया कि हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो दो मेथड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में कुछ मेथड और भी है, जैसे प्रोजेक्टेड P&L मेथड। ठीक है, ये भी P&L बनाने के बाद अगर हमें क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाइए, तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें प्रोजेक्टेड P&L बनाना होगा, और वहां से जो बैलेंस शीट फिगर आता है उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। यानी कि प्रोजेक्टेड P&L और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट साथ साथ रहती है, यानी इसका क्वेश्चन साथ ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कैश फ्लो फॉरकास्ट मेथड। ठीक है, यानी कि ये जो मेथड है ये हमें बताता है फॉरकास्ट मेथड, यानी कि रोकड़ प्रभाव पूर्वानुमान विधि। इसमें हम देखते हैं कि कितना कैश फ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो, कितना आउटफ्लो, और एस्टिमेट से हम अपनी वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट 5 मेथड होते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। आज जो हम स्टडी करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मेथड की, वो है ऑपरेटिंग सर्कल मेथड यानी परिचालन चक्र विधि। देखिए, ये ऑपरेटिंग सर्कल का आप कह सकते हैं एस्टिमेट लगाने के लिए सबसे अच्छी विधि, या कह सकते हैं सबसे बेस्ट मेथड है, यानी वर्किंग कैपिटल के सबसे बेस्ट मेथड कह सकते हैं, तो वो कौन सा होगा? ऑपरेटिंग सर्कल मेथड। ठीक है,
इस मेथड से ही हम अपनी वर्किंग कैपिटल का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता हो तो हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सर्कल का। यानी कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए इस मेथड के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, ऑपरेटिंग सर्कल कितना है, इसके बारे में हमें पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो इस मेथड में जो हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ऑपरेटिंग सर्कल क्या होता है उसके बारे में, और तीसरा एक हम देखेंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ऑपरेटिंग सर्कल। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सर्कल मेथड में हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, तब हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल निकल सकता है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेकंड है ऑपरेटिंग सर्कल, और थर्ड है आपका नंबर ऑफ कंप्लीटेड ऑपरेटिंग सर्कल। यानी परिचालन व्यय क्या होता है, परिचालन चक्र के बारे में, और परिचालन चक्रों की संख्या। क्या क्या हो सकता है, परिचालन व्यय, परिचालन चक्र, और साथ ही परिचालन चक्र को पूरा करने वाले नंबर के, यानी कितने सर्कल लगेंगे, इसके बारे में। चलिए आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, पहले हम वो देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेथड की कि ऑपरेटिंग सर्कल मेथड क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जितने भी अगर आप अपने एक्सपेंसेस लगाते हैं अपने पूरे एक्टिविटीज़ में, ऑपरेटिंग में, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई सामग्री खरीदी है, परचेज किया है, उसका प्राइस, साथ ही पावर और फ्यूल के प्राइस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, प्रशासनिक व्यय हो गया, साथ ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो गया कि ऑपरेटिंग को करने के लिए, यानी हमारा जो सर्कल चलता है उसके लिए हमें कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमें कुछ ऐसी चीजें हैं या ऐसी अमाउंट होगी जिसे हमें काउंट नहीं करना है, जो हम इसमें नहीं लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि डेप्रिसिएशन और टेंजिबल असेट्स, यानी कि जो मूल्यह्रास हैं और अमूर्त संपत्तियां हैं, टेंजिबल असेट्स, उसको हम काउंट नहीं करेंगे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होती हैं। साथ ही साथ हम अगर बात करें टैक्स और डिविडेंड की, तो वो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसे हम अपने प्रॉफिट का कह सकते हैं नियोजन बनाने के लिए इसे छोड़ देते हैं, यानी टैक्स और डिविडेंड भी काउंट नहीं होगा। साथ ही हम कैपिटल एक्सपेंसेस को भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट नहीं करती है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग सर्कल को पूरा करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो सारे इसमें आएंगे। जैसे मटेरियल को परचेज करना, सामग्री को खरीदना, पावर और फ्यूल का जो एक्सपेंसेस है वो, साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और साथ ही आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को हम काउंट करेंगे। किसे काउंट नहीं करना है? डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं करेंगे, जो इनटेंजिबल असेट्स होती है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, साथ ही साथ हम टैक्स और डिविडेंड को काउंट नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन और इनटेंजिबल असेट्स यानी कि मूल्यह्रास और अमूर्त संपत्तियों को हम इसलिए शामिल नहीं करते हैं क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है, यानी गैर नगद व्यय होते हैं, इसीलिए हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। ये वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट नहीं करेगी। साथ ही हम टैक्स और डिविडेंड को भी नहीं लेते हैं, इसे हम लाभों के नियोजन के लिए इसे नहीं
लेंगे, इसलिए टैक्स और डिविडेंड भी नहीं आएगा। साथ ही साथ हम कैपिटल एक्सपेंसेस को भी अपने एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह के कुछ आइटम दे दिए जाते हैं ताकि कंफ्यूजन हो, लेकिन हमें पूरा पता होना चाहिए कि कौन से एक्सपेंसेस को काउंट करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और कौन से एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आगे अगर हम बात करें सेकंड की, जो कि हमने बात की थी ऑपरेटिंग सर्कल की, दूसरी हमने किसके बारे में बात की थी कि हमें ऑपरेटिंग सर्कल मेथड के लिए दूसरी चीज पता होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सर्कल यानी परिचालन चक्र। देखिए परिचालन चक्र का जो टाइम पीरियड है या परिचालन जो सर्कल है उसका ड्यूरेशन टाइम पीरियड कितना होता है, उसका ड्यूरेशन कितना होगा उसके बारे में, यानी उसकी अवधि कितनी है, तो इसे कह सकते हैं हम परिचालन चक्र की अवधि। हमने बात किया था कि हमारा जो प्रोसेस होता है वर्किंग कैपिटल का वो एक सर्कल की तरफ चलता है। कैश की तरफ से हम रॉ मटेरियल की तरफ जाते हैं, यानी कैश अगर हमारे पास में है तो उससे हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल से ये हमारा ऑपरेटिंग यानी वर्क इन प्रोग्रेस यानी फैक्ट्री जहाँ पे माल बनता है, और माल बनने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनिश गुड में, और फिनिश गुड से हम क्या करते हैं, इसे सेल करते हैं, यानी रिसीवेबल कह सकते हैं या मैं इसे डेटर्स कह सकती हूँ, देनदार, और फिर हमें वापस क्या हो जाता है, कैश। तो ये एक सर्कल चलता है। इस सर्कल को पूरा करने में कितना ड्यूरेशन टाइम पीरियड लगता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला होता है, हमने यहां से लिया ऑपरेटिंग सर्कल इज इक्वल टू आर यानी रॉ मटेरियल प्लस डब्ल्यू यानी वर्क इन प्रोग्रेस प्लस एफ यानी फिनिश गुड और डी यानी डेटर्स, और हम यहाँ माइनस कर देंगे क्रेडिटर। तो ये ऑपरेटिंग सर्कल का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना है। 2 मार्क्स में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सर्कल का जो फॉर्मूला है वो बताइए, तो ऑपरेटिंग सर्कल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस यानी वर्किंग जो आपका फैक्ट्री में माल बनता है वो, प्लस फिनिश गुड और प्लस डेटर्स, और माइनस किसे करना है, क्रेडिटर्स को। तो ये एक फॉर्मूला या कह सकते हैं ऑपरेटिंग सर्कल निकालने का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर आप आगे बात करें इसके बारे में, तो एक जब जब हमें ऑपरेटिंग सर्कल में डायरेक्ट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड का टाइम पीरियड नहीं दे रखा होता है, तो हम इसके लिए फॉर्मूलों की सहायता से निकालते हैं, यानी कि कुछ फॉर्मूले बनेंगे उसके बेस पे निकालेंगे। जैसे कि मटेरियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे हमें नहीं दे रखा है कि रॉ मटेरियल में कितना कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये सब दे रखा होगा, तो वहां पे आपको डायरेक्ट टाइम पीरियड नहीं दे रखा होगा कि रॉ मटेरियल में आपको 26 डेज लेने हैं यानी 26 दिन लेने हैं। अगर ये नहीं दे रखा है तो हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा, तो हमें इसको फॉर्मूले के बेस पे निकालना होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। तो पहला फॉर्मूला होगा आपका, पहला फॉर्मूला होगा मटेरियल इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डिवाइड करेंगे इसमें हम डेली एवरेज कंजप्शन। अब देखिए यहां पे आपको ये नहीं दे रखा होगा कि एवरेज स्टॉक, अगर क्वेश्चन और ज्यादा डिटेल में होगा तो यहाँ पे एवरेज स्टॉक आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा, तो आपको पता है कि एवरेज स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है।
डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 करने से ये हमको क्या निकल जाएगा, एवरेज स्टॉक। ठीक है, और नीचे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड मटेरियल। अगर ये हमें डायरेक्ट डेली बेस पे नहीं दे रखा है तो हमें निकालना होगा मटेरियल कंजप्शन फॉर द ईयर, यानी कि 365 डेज से डिवाइड करेंगे। यानी आपको देखिए सिंपल सा है, अगर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का टाइम पीरियड डायरेक्ट दे रखा है 26 डेज, तो आप वो फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं और यहाँ पे 26 लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर डिटेल में है तो हमें एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कंजप्शन, यानी कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इस एवरेज स्टॉक को भी अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यह निकल गया हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमें डेली एवरेज कंजप्शन भी डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं मटेरियल कंजप्शन, कि आप साल भर में कितना मटेरियल कंजप्शन करते हो, उपभोग करते हो, और उसको हम 365 डेज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा डेली बेस पे कंजप्शन निकल जाएगा। क्लियर है? बात करते हैं उसी तरह से, अगर आपको कहें, अगर आपको प्लस ये W, ये भी अगर आपको डायरेक्ट दे रखा होता कि वर्क इन प्रोग्रेस में आपके 25 डेज लग रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देते, 26 + 25। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको भी फॉर्मूले के बेस पे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसे अभी हमने बनाया है। क्या लिखेंगे कि एवरेज स्टॉक, W कैसे निकालेंगे, वही एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय, यहां लिखेंगे डेली एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट। क्या लिखेंगे, डेली एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है? अगर सिंपल है कि अगर आपको एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो अभी हमने बात की थी ओपनिंग स्टॉक किसका, वर्क इन प्रोग्रेस का, प्लस क्लोजिंग स्टॉक किसका, वर्क इन प्रोग्रेस का। ठीक है, किससे करेंगे एवरेज निकालने के लिए, 2 से डिवाइड करेंगे, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय 365 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डेली यानी प्रतिदिन का चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वैसे तो आपको डायरेक्ट दे रखा होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस के आपको इतने दिन दे रखे होते हैं। ठीक है, दे रखा होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आप ऐड कर देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है और एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है तो आप डायरेक्ट एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस लिख के डिवाइड डेली एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट से डिवाइड कर देना। अगर ये भी नहीं दे रखा है तो सबसे ज्यादा कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर आपको गहराई से क्वेश्चन दिया है तो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइड करेंगे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड 365 से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि हमें डेली एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए। इसी तरह से आप फिनिश गुड का भी निकाल सकते हो। फिनिश गुड का कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फिनिश गुड का, फिनिश गुड में अगर आपको डायरेक्ट डेज दे रखा है तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं दे रखा है तो हम लिखेंगे एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड डिवाइडेड बाय, यहां करेंगे हम डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये ध्यान रखना है, किससे करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स से।
ठीक है। अगर एवरेज स्टॉक नहीं दे रखा है और आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड का, क्लोजिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड का, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि हमें एवरेज चाहिए, और डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट सेल्स डिवाइडेड बाय 365। क्लियर है। तो अभी हमने अपने फॉर्मूले का जो ओ था उसमें आर निकाला, फॉर्मूला डब्ल्यू और प्लस एफ निकाला, ठीक है। अब हम बात करेंगे डी की, यानी कि डेटर्स के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। डेटर्स का क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, देनदार का। अगर डायरेक्ट दे रखे हैं आपको डेटर्स के बारे में कि भैया आपके डेटर्स 24 डेज हैं, तो आपको डायरेक्ट प्लस करना है। अगर ये नहीं दे रखा है तो हमें क्या करना है, एवरेज डेटर्स, ठीक है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूडिंग BR, बिल्स रिसीवर को इसमें इंक्लूड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। डिवाइडेड बाय डेटर्स का रिलेशन किसके साथ होता है, परचेज के साथ या सेल के साथ, तो किसके साथ होगा, सेल्स के साथ, ठीक है। तो सेल्स, और मैं इसे कह सकती हूं एक क्रेडिट, क्योंकि जब आप कैश में बेच दोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, क्रेडिट सेल, ठीक है। अगर आपको एवरेज डेटर्स नहीं दे रखा है तो वही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओपनिंग स्टॉक डेटर्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक डेटर्स का प्लस क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, और हम इसे डिवाइड किससे कर देंगे, यहां पे टोटल सेल्स, और डेली निकालने के लिए, प्रतिदिन निकालने के लिए हम इसमें 365 का भाग देंगे, तो इससे हमें मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। अगर डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन में तब तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, एवरेज के बारे में और डेली के बारे में दे रखा है तब ये सेकंड, और अगर इससे भी ज्यादा आपको डीप में क्वेश्चन दे रखा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे 4 यानी कि जो क्रेडिटर हैं उसके बारे में, कि क्रेडिटर को कैसे निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे हम एवरेज आपका निकल जाएगा, यहां पे आपका क्रेडिटर के बारे में बात कर रहे हैं, क्रेडिटर, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय, क्रेडिटर का रिलेशन किसके साथ होता है, परचेज के साथ में, तो क्रेडिट परचेज पर डे, प्रतिदिन की, ठीक है। अगर आपको क्रेडिटर डायरेक्ट दे रखा है 22 डेज, तो आप डायरेक्ट माइनस कर दोगे क्योंकि आपको पता है इसको माइनस करना है, ठीक है। अगर नहीं दे रखा है तो हम ये कंडीशन नहीं है तो हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, और सेकंड भी नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा डीप में दे रखा है, एवरेज नहीं दे रखा है, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, किसका, क्रेडिटर का, प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2, और यहां लिखेंगे हम टोटल क्रेडिट, यहां आ जाएगा आपका परचेज, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 365। तो ये अभी हमने सभी फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, और इससे हमें हमारा फॉर्मूला जो बनता है, ऑपरेटिंग सर्कल इज इक्वल टू आर रॉ मटेरियल प्लस वर्किंग
प्रोग्रेस यानी वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड प्लस डेटर्स और माइनस आपका क्रेडिटर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले में जितने फॉर्मूले बन सकते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। सिंपल में आपके एग्जाम में डायरेक्ट डेज दे देते हैं कि ये डेज हैं और ये आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। अगर डेज नहीं है तो आप मान के चलिए कि एवरेज वाला जब अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 15 मार्क्स में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारे कि हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग सर्कल और तीसरा हमारा है नंबर ऑफ सर्कल के बारे में। नंबर ऑफ सर्कल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा कि जितने भी आपके डेज निकले हैं ऑपरेटिंग सर्कल से, ठीक है, ऑपरेटिंग सर्कल से उस जितने भी पीरियड निकले हैं टाइम पीरियड, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑपरेटिंग सर्कल का फॉर्मूला लगाया, ऑपरेटिंग सर्कल का फॉर्मूला लगाया R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C और इससे आपको 73 डेज आए। तो नंबर ऑफ सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, 365 और 73 को हम क्या करेंगे, 73 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 73 को डिवाइड करने पर हमारा नंबर ऑफ सर्कल आ जाएंगे कि आपने 5 सर्कल आपके ऑपरेटिंग सर्कल के हैं। सिंपल सा है कि नंबर ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 365 यानी कि जो साल के दिन हैं वो, और साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग सर्कल को पूरा करने के जो पीरियड होते हैं, टाइम पीरियड कितना लगा है, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ सर्कल आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हाथ जो हमने डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है कि ऑपरेटिंग सर्कल जो मेथड्स हैं उसमें हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में हमने बात की थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि हमारे जो ऑपरेटिंग सर्कल मेथड है उसका क्वेश्चन कैसा आता है उसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि इसका क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने ऑपरेटिंग सर्कल मेथड में क्या बात की। देखिए, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल का मेथड वो है ऑपरेटिंग सर्कल मेथड परिचालन चक्र विधि। इसमें 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग सर्कल और तीसरा है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ऑपरेटिंग सर्कल, ठीक है, कितने नंबर में कंप्लीट कर रहा है ऑपरेटिंग सर्कल आपका। उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी आपका जो ऑपरेटिंग सर्कल है उसमें कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मटेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो सभी। और कुछ हमें आइटम को इंक्लूड नहीं करना है, जैसे डेप्रिसिएशन था हमारा इंटेंजिबल एसेट्स, बिकॉज द रीजन ऑफ क्या है, नॉन कैश आइटम, इसीलिए ये वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट नहीं करता। उसी तरह से टैक्स को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, डिविडेंड को भी इंक्लूड नहीं करेंगे और हम कैपिटल एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये आइटम दे रखे होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें इनका यूज नहीं करना है। तो बहुत सिंपल से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल जाता है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो हमें इतना कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। ओके, उसके बाद में जो हमने डिस्कस किया था वो आपका क्या था, ऑपरेटिंग सर्कल के बारे में। ऑपरेटिंग सर्कल यानी कि मैंने आपको बताया कि कैश से कैसे हम, कैश जैसे बिजनेस में आता है, पैसा आता है तो हम सबसे पहले कच्चा माल खरीदते हैं यानी रॉ मटेरियल खरीदते हैं। उसके बाद फैक्ट्री में कच्चा माल लेके जाते हैं, उसे बनाते हैं और उसके बाद में हम इसे फिनिश गुड यानी माल को तैयार करते हैं और फिर इसे सेल कर देते हैं। सेल का मतलब होता है बेच देंगे। अगर आप उधार बेचते हो तो यहाँ पे आपके डेटर्स बनेंगे, ठीक है, देनदार, और उनसे जब पैसा आ जाएगा तो ये हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ऑपरेटिंग सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, R प्लस W प्लस F प्लस D और माइनस हमने C किया था। उसके बाद आपने देखा कि हमने कैसे सारे के सारे मेथड्स
अप्लाई किए थे 3 मेथड्स बनते हैं कि डायरेक्ट अगर आपको ऑपरेट आर दे रखा है रॉ मटेरियल तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आपको ये सेकंड फॉर्मूला लगेगा और फिर आपका ये थर्ड फॉर्मूला। ये बहुत ज़्यादा जब क्वेश्चन डीप में पूछा जाता है तो हमें कैलकुलेट करना होता है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे कोई डेज आपको दे रखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे हमने सारे फॉर्मूले अप्लाई किए थे।